सो बेसिकली बेटा मैं आपको बोलूँगी कि यार 70 on 70 स्कोर करना है तो हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जहाँ से हम अपने मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ होगी कि आप अपना सोल्यूशन बताओगे और लास्ट में आप बताओगे कि यार और क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ लग सकती है, कोई और कंसेप्ट है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फीमेल है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, एक मेल है जो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उधर आप क्या यूज़ करोगे? तो इसको बहुत अच्छे से क्लियरली बताया जा सकता है। हाय बायो ट्रूपर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आई होप आपकी बायो बोर्ड्स की तैयारी तो बहुत फर्स्ट क्लास चल रही होगी एंड कल आपने मैराथन जरूर अटेंड करी होगी। नहीं अटेंड करी है तो यू हैव मिस दी अपॉर्चुनिटी। अगर टाइम मिले तो जरूर देख लेना, है ना। अब यार देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार हमारा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सेक्शन डी में आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। 8 मार्क्स, ये वो 8 मार्क्स हैं। अगर हमें ये केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, उसका आंसर किस तरीके से लिखना है ये आ जाए, तो ये पूरे 8 मार्क्स हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये ग्रैब कर सकते हैं। ये हमारी ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी है। और जो हमारे, क्योंकि इस साल बोला जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आप मान के चलो कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चन मिला के 50% वेटेज आपके इसी पोर्शन से होती है। अब 8 मार्क्स में आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन डी आ रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करना था मुझे आप लोगों से कि यार किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि इतना लंबा पैराग्राफ एक सिचुएशन दे रखी होती है। तो बेसिकली ये हम लोग किस तरह से कौन सी सिचुएशन में रिएक्ट करने वाले हैं, हम लोग किस तरह से कौन सी सिचुएशन को समझना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ हमारे इन क्वेश्चंस में पता चलती है। सो बेसिकली बेटा मैं आपको बोलूँगी कि यार 70 on 70 स्कोर करना है तो हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जहाँ से हम अपने मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। खासकर वो बच्चे जो अभी एवरेज स्कोरिंग पे हैं, तो आपको उन पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, ग्रैब करके रख सकते हो। तो जब मैं केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करती हूँ ना, तो सबसे पहले आपको सिचुएशन एनालाइज करना आना चाहिए। अब जब जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपको सिचुएशन समझ आ गई, फिर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए यार इसमें कंसेप्ट कौन सा लग रहा है ना। और अगर आपको उस कंसेप्ट में क्लैरिटी है ना, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही कोई ART टेक्निक है, तो तुम्हें समझ आ गया कि यार ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें ये वाला कंसेप्ट लगना चाहिए। अब जैसे ही आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप वहां पर क्या करोगे, कंसेप्ट को अच्छे से इवैल्यूएट करोगे। क्या मैं सही कंसेप्ट लगा रहा हूं, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज लग सकती है, कोई और कंसेप्ट है जो मैं यूज कर सकता हूं, या फिर यही वो कंसेप्ट है जो मुझे यहां पर लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप उसको क्या करेंगे यार, आप अपना आंसर लिखेंगे। अब सबसे बेसिक चीज क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सिचुएशन एनालिसिस करनी है, आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है कि प्रॉब्लम क्या पूछी गई है, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे और उसको अप्लाई कैसे करोगे, और कौन सा कंसेप्ट कहां पर किस तरह से अप्लाई होना है। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको मेजरली क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा जेनरिक प्रॉब्लम की बात करी जाती है ना, जनरल प्रॉब्लम की बात, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं कंसेप्ट से रिलेटेड होती है। तो आप जब भी किसी जनरल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो, तो आप पहले उसके बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओगे, है ना, कि यार फिर उस प्रॉब्लम के बारे में बताओगे। उस प्रॉब्लम के बारे में बताने से समझ आ जाएगा टीचर को यार तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई है। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होगी कि आप अपना सोल्यूशन बताओगे और लास्ट में आप बताओगे कि यार और क्या क्या चीजें बेटर हो सकती है, यानी कि कंक्लूड करोगे। इस तरह से आपको पूरे के पूरे आंसर्स लिखने हैं। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यह है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है हमारे क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर जहां से ऐसे क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं और क्यों। तो दैट इज द मेन मुद्दा जो मैं आपको बताने वाली हूं, ताकि आप अपने 8 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पोर्शन है, वहां से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से हेल्थ वाला पोर्शन और ड्रग्स वाले पोर्शन से आपके कंसेप्ट बेस्ड आएंगे। और ड्रग्स वाले पोर्शन में कौन सा बोल रही हूं, वो जो इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग ड्रग और अल्कोहल अब्यूज है ना, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। इवोल्यूशन से अगर मैं बात करूं, तो देखो यार इवोल्यूशन से आज सच केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बनेंगे तो वो हार्डी विनबर से बन जाएंगे। और अगर मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो यहां से बेटा बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन तो मैं खुद बना सकती हूं, और ये बनेंगे आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वहां पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशन दे रखी है कि एक फीमेल है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, एक मेल है जो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उधर आप क्या यूज करोगे। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियरली बताया जा सकता है, एक सिचुएशन बना सकते हैं जहां से आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
मॉलिक्यूलर बेसिस से आपके एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपके एसएनपी से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जेनेटिक्स से भी आपके कहाँ से क्वेश्चन आएंगे बेटा जी? डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से? डिसऑर्डर से। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इकोलॉजी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये हब है आपकी केस बेस्ड क्वेश्चन का, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चैप्टर है ना एक जनरल चैप्टर है जो आप लोग क्लास 6 से ईवीएस में पढ़ते आ रहे हो। बस हमने यहाँ पर बेटा जी बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल एकदम ओपन करके पढ़ लिया है। ठीक है, तो यार इकोलॉजी वो चैप्टर, वो यूनिट है जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो कंजर्वेशन हो, चाहे वो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला टॉपिक हो, चाहे वो पिरामिड्स हो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने आपको हर चैप्टर का एक एक पॉइंट बता दिया है जहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो और हम लोग बहुत जल्दी केस बेस्ड क्वेश्चन का एक अलग से सेशन भी लेके आने वाले हैं, तो डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है। इसकी बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे। सो बेसिकली बेटा जी मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना सब है ना, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रैब नंबर कैसे कर सकते हो तो आपको इन सब कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। 16 नंबर सेक्शन ए से ग्रैब करोगे, 8 नंबर यहाँ से ग्रैब करोगे, 24 नंबर आपके हो जाते हैं। 24 नंबर के बाद यार बेटा जी आपके 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो आप मान के चलो उधर पर आप अपना नंबर स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो 16 नंबर और ये जो 8 नंबर है ना यार, ये बहुत ईजिली ग्रैब करने वाले हैं। इसलिए मैंने अलग से आपको यहाँ पर बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको अगर आपने अभी तक ये वाला जो चैनल है एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 आपने ज्वाइन नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल घमासान चल रही है। और हम बोल भी रहे हैं, हम फोड़ भी रहे हैं, 70/70 हम लोग लेके आएंगे बायो ट्रूपर्स। ये मेरा वादा है, परम सर का वादा है, हमारी पूरी एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 की टीम का वादा है। तो मैं बस आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड आज आपके 100 टॉप 100 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। तो टॉप 100 एमसीक्यूज की जब मैं बात करती हूं तो मैं आपसे बोल रही हूं इन एमसीक्यू से बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। तो आपको ये सेशन ज़रूर अटेंड करना है। सुबह 10 बजे का सेशन है, आपको ये वीडियो मिल चुकी होगी, देख चुके हो, तो सुबह 10 बजे का सेशन है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड शाम को हम लोग अपना पहला सैम्पल पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं बेटा जी आपके इस सेशन में, आपके टॉप 100 एमसीक्यूज में, जहां पर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। गिफ्ट्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहां पर होगा पोल, तो वो सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा। टिल देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा एंड बायो में तो बेटा फोड़ के रहेंगे, कम बैक बायो से ही होगा।